क्या हाल है भाई आप सबके। हम आज सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हेनरी लो और हेनरी लो की एप्लीकेशन तक अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। क्या होती है? तो देखो, सॉल्युबिलिटी मतलब आपके पास एक सॉल्वेंट है, आप उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो। तो सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट आप ऐड कर सकते हो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अभी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, ये कुछ बातों पे डिपेंड करते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। दूसरी बात, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और उसके साथ साथ किस पे डिपेंड करेगी, ये प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही होगी टेम्परेचर के साथ साथ। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कि यार आप ना किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन हमको सारी नहीं पढ़नी भाई, हमको बस कुछ बातें याद रखने से। सबसे पहली बात है कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की लिक्विड में, मतलब मैं सॉलिड्स को लिक्विड में डाल रहा हूं तो वो किन बातों पे डिपेंड करेगी। माइंड में एक चीज याद रखना, लाइक चीज लाइक में डिसॉल्व होती है और अनलाइक चीज अनलाइक में मिलती है। मतलब या जैसे मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर में मिलना बहुत, मतलब मैं टीचर के साथ बहुत जल्दी मिल जाऊंगा, और वहीं पे मैं हूं टीचर और एक बंदा जो है कॉर्पोरेट वर्क कर रहा है, तो क्या हमारा मेल उस लेवल का हो पाएगा जो मेरा और टीचर के बीच में मेल हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट में बहुत जल्दी मिल जाओगे, लेकिन अगर मैं टीचर और आप स्टूडेंट, हम दोनों आपस में दोस्ती बनाना चाहे, तो क्या हम बन पाएगी वो लेवल की दोस्ती जो हमारे सेम एज ग्रुप में बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया आप अपने एज ग्रुप में मिलना चाहते हो और मैं अपने एज ग्रुप में मिलना चाहता हूं। मतलब लाइक चीज लाइक में मिलती है और अनलाइक चीज अनलाइक में मिलती है। केमिस्ट्री में आते हैं भाई, लाइक और लाइक चीज क्यों मिलती है? क्योंकि दोनों की फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? सिमिलर होती है। तो नॉन पोलर और पोलर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दोनों की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है वो मिल जाएंगी, और जिनकी नहीं है वो चीज नहीं मिल सकती। जैसे आपने नमक को डाला किसमें? पानी में, तो नमक पानी में मिल जाता है, क्योंकि नमक भी होता है पोलर और पानी भी होता है पोलर। दोनों की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अगर वहीं पे मैं नैप्थलीन और एंथ्रासीन्स को पानी में डालना चाहूं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों होते हैं नॉन पोलर और पानी होता है पोलर, तो इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर नहीं है, तो ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी नैप्थलीन और एंथ्रासीन को मैं बेंजीन में डाल दूं, अगेन दोनों मिल जाएंगे। क्यों? बेंजीन नॉन पोलर है और नैप्थलीन और एंथ्रासीन भी क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। आई बात समझ भाई? इतनी क्या चीज समझाना चाह रहा था मैं आपको। चलो अभी दो टॉपिक और आते हैं भाई, डिसोसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। एक मिनट रुकना, मैं स्क्रीन को थोड़ा भाई बड़ा कर लूं। एक आता है डिसोसोल्यूशन और एक आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। भाई डिसोसोल्यूशन में क्या होता है? देखो, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मैं उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड करता जा रहा हूं। मैंने सॉल्यूट को ऐड करा, सॉल्यूट ऐड होने से क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्या हुआ? सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गई, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिसोसोल्यूशन बोलेंगे। मतलब कि यार मेरे पास ना एक सॉल्वेंट है और मैंने उसके अंदर सॉल्यूट को डाला, और ऐसा करने से जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई, और इसी प्रोसेस को डिसोसोल्यूशन बोल रहे हैं। अब मैं बार बार डाले जा रहा हूं। अब क्या होगा? अभी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जो अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही होगी। अब वो बढ़ने से क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो आपस में मिलना स्टार्ट कर देगा, सॉल्यूट आपस में कोलाइड कर देगा, और जब सॉल्यूट आपस में कोलाइड करेगा तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाएगा। वो ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जो पानी में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहे होंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ और सेपरेट आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन से। जब सॉल्यूशन में मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन से हट जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई?
क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी पीडीएफ, सॉरी पूरा पेज समझ आया हो कि हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, चलो भाई अभी यहां पे कुछ बातें सुनना यार ध्यान से। इक्विलिब्रियम के टाइम पर जितने सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में आएंगे उतने ही सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर ही क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जितनी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो हमेशा क्या रह जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। भाई ये वाली चीज बस आप याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी? तो क्या रहेगा आंसर भाई? कांस्टेंट रहेगी, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आपने छेड़ा नहीं है तो। ठीक है, चलो भाई अभी ना हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, मैं और ज्यादा चीजें, देखो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना भाई। मेरे पास ये एक इमेजिन करो, ये ना गर्म पानी है इधर मेरे पास, ठीक है, और मैं उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, गर्म पानी है, मैंने जैसे चीनी डाली चीनी घुल गई, चीनी घुल गई। पानी गर्म है मतलब टेम्परेचर मैं छेड़ नहीं रहा, गर्म पानी लाया था, गर्म करके वहीं रख दिया पानी को, अब मैं उसमें चीनी डाल रहा हूं, चीनी घुल गई। कैसे सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन भाई? इसमें क्या होता है, आप सोल्यूट ऐड करो और वो घुलेगा वहां भी, मैं दोबारा डाले 1 और चम्मच चीनी डाली, दोबारा घुल गया। कैसे सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड। मैंने ना एक साथ 6-7 चम्मच चीनी डाल दी, अब मैं देख रहा हूँ ये क्या हो गया यार, सॉल्यूशन तो घुल ही नहीं रहा, चीनी मतलब घुल ही नहीं पा रही है। मतलब अब मैं अगर और चीनी ऐड करूंगा तो चीनी पानी के अंदर नहीं मिलेगी उस टेम्परेचर पर, इसका मतलब मेरे को टेम्परेचर छेड़ना पड़ेगा। अगर मैं उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये देखूं, मेरे पास एक टेम्परेचर था, कांस्टेंट था, मैंने चीनी डाली, चीनी मिलना बंद हो गई, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है सुपर सैचुरेटेड, आपने सॉल्यूट पार्टिकल डाला, उसने क्रिस्टल बना लिया या प्रेसिपिटेट बना लिया। प्रेसिपिटेट क्या होती है यार? एक ऐसी चीज जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है, या एक ऐसी चीज जो कि इनसॉल्युबल होती है, पानी भी बोल सकते हो आप, जो चीज़ मिलती नहीं है, सिंपल उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है भाई? अनसैचुरेटेड में आप अभी सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हो तो वो सॉल्वेंट के अंदर मिल पा रहा है, ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, अब आप और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर पाओगे एक फिक्स टेम्परेचर पे। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, आप डाले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वो सॉल्यूट आपस में मिलकर एक प्रेसिपिटेट बना रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? सुपर सैचुरेटेड बोल रहे हैं। सो आई होप ये समझ आया हो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें ना ये चीज आप याद रखना, डिसो सॉल्यूशन कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर डिसो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक के लिए, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच 0 होगा, और अब की बार टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही होगी। मतलब अगर यार प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, घटाऊं, छेड़ूं, उससे कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स पे डिपेंड या फर्क नहीं पड़ता। तो जो सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स के होते हैं ना लिक्विड्स में, वो कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे करती है। कैसे करती है? अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी मतलब समझ आ रहा है ना कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है।
और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये आपका टॉपिक था। आई होप कि वाला पेज भी आपको समझ आया हो पूरा कि क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। चलो भाई, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई करना, बड़े सिंपल से हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है हेनरी लॉ, एग्जाम में समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई बहुत, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत तगड़ी तगड़ी है, हमारे बड़े काम की चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली बात सुनना कि जब हम गैस को लिक्विड में डालते हैं ना, तो वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट करती है और प्रेशर से भी अफेक्ट करती है। अभी आपने पढ़ा था कि जब आप सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर से तो अफेक्ट कर रही थी, लेकिन प्रेशर से कर रही थी? नहीं कर रही थी भाई। लेकिन अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डाल रहे हो, तो अब ये टेम्परेचर से भी इफेक्ट करेगी और प्रेशर से भी इफेक्ट करेगी। और जब ये प्रेशर से इफेक्ट करेगी ना, तो टॉपिक आएगा हेनरी लॉ। चलो समझते हैं। देखो यहां पे क्या है ना, आपके पास एक कंटेनर है, इधर लिक्विड है, इधर गैस है, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर आपने एक मास रख दिया। अब मैं ना धीरे धीरे मास बढ़ाता जा रहा हूं ऊपर, मतलब मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं। तो मैं देखूंगा कि जो पिस्टन है वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, और जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये पास आना स्टार्ट करेंगे और लिक्विड के अंदर मिलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे जैसे पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप उसके ऊपर वेट बढ़ाते जा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से जो गैस के पार्टिकल दूर दूर से पास पास आ रहे हैं और लिक्विड के अंदर मिलना स्टार्ट कर रहे हैं। यही होता है हेनरी लॉ। चलो समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब कि कितनी अमाउंट गैस की लिक्विड में मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना पार्शियल प्रेशर गैस को मिल रहा है। कितना पार्शियल प्रेशर गैस का है। अगर मैं गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती जाएगी। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये रिलेशन, इसको हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा जिसको बोलेंगे हम के एच को बोलते हैं हम हेनरी लॉ कांस्टेंट। और बड़ा सिंपल सा हेनरी लॉ होता है कि भैया जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। आई होप कि भाई आपको हेनरी लॉ समझ आया हो कि हेनरी लॉ है क्या। हेनरी लॉ कभी भी एग्जाम में आप ये नीली वाली बात जो लिखी हुई है इसको लिखना, पेपर में आ चुका है इसलिए PYQ डाला हुआ है, इसको लिखना और ये बच्चे पूरी इस तरीके से लिख के दिखाना। अब हमें कुछ बातें समझनी है, कुछ बातें हमें केएच की समझनी है, फिर हमें एप्लीकेशन पढ़नी है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, जो केएच होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अगर मैंने गैस बदल दी तो केएच की वैल्यू भी बदल जाएगी। सेम गैस है, वैसे अलग अलग कंटेनर में सारी गैस सेम है तो सबकी केएच की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस डाली हुई है तो सबकी केएच की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। दूसरा, जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू होगी गैस उतना कम मिलेगी। जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू गैस उतना कम मिलेगी। और ये पेपर में आ चुका है भाई, आपको अलग अलग केएच की वैल्यू दे देगा, बोलेगा बताओ सबसे सॉल्युबिलिटी किस गैस की सबसे ज्यादा कम है, तो जिसकी केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, ठीक है भाई। और केएच की यूनिट प्रेशर के बराबर होती है, ये चीज आप याद रखना। जो केएच होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केएच जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। और देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी।
KH की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब कि KH, अभी इतना याद रखो भैया, KH गैस पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी सॉल्युबिलिटी कम। तीसरी बात, KH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और KH की यूनिट किसके बराबर होती है, प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है। इतनी सी बात बस आपको याद रखनी है KH की, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन समझते हैं। हम सबके घर में जब कोको कोला, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, इसकी जब बोतल आती है तब हम इसका ढक्कन ओपन करते हैं तो इस तरीके की साउंड आती है, आती है। ये कौन सी साउंड होती है बच्चे, आपकी वो जो कोको कोला होती है ना, उसके अंदर गैस होती है, उसको क्या करा जाता है, देखो क्या बोल रहा है, बोतल को सील करा जाता है हाई प्रेशर पे। जब बोतल में ढक्कन लगा जाता है ना तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दे जाता है। क्यों, ताकि जो CO2 है ना वो अच्छी तरीके से आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डिजोल्व हो सके, और आपकी जो कोको कोला जो आप पीते हो वो जल्दी खराब ना हो। अब जब मैं ढक्कन खोल रहा हूं तो भैया मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं, प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी भी घटना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, जो गैस सॉफ्ट ड्रिंक से मिल रखी थी वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगी और वो साउंड आएगी। आई बात समझ भाई? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई हेनरी लो की। एक और समझते हैं भाई, बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझना। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो पानी के अंदर जाते हैं, दिख रहा है ना फोटो में, इधर गिरे, तो जब ये पानी के अंदर जा रहे होते हैं ना, प्रेशर बढ़ रहा होता है। प्रेशर बढ़ने से इनके ब्लड में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से गैस बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाती है इनके ब्लड्स में। अब जब ये स्कूबा डाइवर्स अर्थ के सरफेस, अर्थ पे तो सॉरी सरफेस पे आ रहे होते हैं, तो प्रेशर घट रहा होता है। प्रेशर घटने से जो गैस इनके ब्लड में घुल चुकी है अब वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगी, और उस टाइम पे इनको एक दिक्कत होना स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बैंड। बैंड्स होता क्या है, देखो जब ये स्कूबा डाइवर्स सरफेस की तरफ आते हैं ना तो प्रेशर घट रहा होता है। प्रेशर घटने से इनके ब्लड्स के अंदर ना, जो इनके ब्लड होते हैं उसके अंदर ना नाइट्रोजन के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यार ये जो नाइट्रोजन के बबल्स बन रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, ये इनकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर इनकी कैपिलरीज ब्लॉक हो गई तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन में आ सकते हैं और इनको एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं हम भाई, बैंड बोलते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स को ये बीमारी या ये परेशानी ना हो तो हम क्या करते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ एक गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। उस गैस सिलेंडर के अंदर वो हीलियम डालते हैं 11.7%, नाइट्रोजन गैस होती है 56.2%, और ऑक्सीजन गैस होती है 32.1%। इन गैसेस की हेल्प से ना वो इजीली सरफेस पे आ सकते हैं और उनको बैंड जो डिजीज होती है ये होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आई होप कि भैया ये आपको समझ आया होगा टॉपिक, ठीक है। यहां पे भी देखो हेनरी लो का कॉन्सेप्ट है भाई। चलो तीसरे चीज समझना यार, एनोक्सिया इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जो वो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, देखो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो अगेन हमारा जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो ऊपर जाने से प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर गैस डिसॉल्व होना क्या कर देगी, कम कर देगी, सिंपल सी बात है। तो हाई एल्टीट्यूड्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी हाइटों पर, वो पहाड़ों में ही हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी हाइट पहाड़ों पे जब हम चढ़ते हैं, चोटी पे चढ़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा आपने नॉर्मली देखा होगा, ठीक, जब आप कोई बड़ी सबसे, जैसे कोई बहुत सारी, जैसे मसूरी है, मसूरी में एक हाईएस्ट पीक है
मेरे को उस पीक का नाम याद नहीं आ रहा, जब आप उस पीक पर चढ़ोगे ना तो आपको सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो पीक है ना वो बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में बहुत ऊंची है, इसलिए उसको मसूरी का हाईएस्ट पीक बोला जाता है। और जब आप उस पीक पर चढ़ोगे ना तो आपको सांस में दिक्कत होगी। और उससे क्या होता है, इवन वो तो पीक बहुत छोटी है, अगर हम माउंट एवरेस्ट का देखें तो जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना यार, इन सबको ना एक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। अब होता क्या है भाई, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम होने से हमारी बॉडी बहुत लो फील करती है, क्योंकि यार हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना उनको ऑक्सीजन की तो नीड होती है एक्टिव होने के लिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही कम हो गया, तो अब जो आपकी जो बॉडी है वो लो फील करेगी, और यार आप ना सही से सोच भी नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आपको एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं हम एनोक्सिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरा हेनरी लो भाई समझ आ गया हो, हेनरी लो की एप्लीकेशन समझ आ गई हो। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो भाई। बोल रहे लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की इन द ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है? नहीं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? बिल्कुल हाँ, खत्म। प्रेशर कम होता है इसलिए हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलना कम कर देती है, जिससे हमें लो फील होता है और हम सही से सोच नहीं पाते और हमको एनोक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो भाई, ये देखो अलग अलग देखो केएच की वैल्यूज दी है। अभी मैंने आपको समझाया था ना यार, जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू उतनी सॉल्युबिलिटी कम, उसी के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि केएच की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी? तो देखो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात। सॉरी, कोएच कांस्टेंट नहीं होगी, वैल्यू ऑफ केएच की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और वो भी डायरेक्टली। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ भाई, कैसे क्या चीजें करनी है? चलो अब ये कुछ एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हैं भाई। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं भाई, आप ट्राई कर लेना यार। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S की सॉल्युबिलिटी दी हुई है कितनी? 0.195। देखो ये जो 0.195 m लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इतने मोल्स हैं किसके? H2S के इन 1 kg सॉल्वेंट में। तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए और हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उसको यहां पुट कर दिया, मास मिल गया, उसको हम सोल्व करके हमने क्या करा, सॉल्युबिलिटी निकाल दी, 0.035 आ गई। अब P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन लगाया, तो मेरे को KH फाइंड करना है। भाई जब भी STP लिखा हो, STP मतलब जो प्रेशर होता है ना, या तो आप उसको 1 ले लो या उसको 0.98 ले लो। ठीक है, डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 282 बार। आप इसको बार में भी रख सकते हो और AT में भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि केएच की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। आई बात समझ? सारा खेल मैथ्स का है भाई, केमिस्ट्री बस यहीं तक थी, इसके आगे भाई पूरी मैथ्स है आपकी। अच्छे से तैयारी करना केमिस्ट्री के लिए ना यार, एनसीईआरटी बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो ना, आप अपने आप पीवाईक्यूज करना सीख जाओगे कैसे क्या करना है हमें। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, हेनरी लो कांस्टेंट है, CO2 का इतना दे रखा है देखो, और टेम्परेचर। ठीक है, मतलब केएच की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इसको वेट हाँ ऐसा रखते हैं। केएच की वैल्यू भाई ये दे रखी है, क्वांटिटी मतलब गिवन मास निकालना है किसका? CO2 का, इन 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में, जिसको पैक करा गया इतने ATM। मतलब ATM मतलब भाई प्रेशर दिया हुआ है। अब देखो ये ATM में, ये पास्कल में है, तो या तो इसको भी फिर ATM में करो या फिर इसको किस में कन्वर्ट करो? पास्कल में करो। तो हमें बोला गया कि ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर दो। तो देखो कितना होता है भाई, यहां लिख दूं, जो आपका 1 ATM होता है ना, वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर।
तो 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई। आ रही है समझ? पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो CO2 के। ठीक, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे CO2 के, अच्छा ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर से ये मास और कैसे आगे बता देता हूँ। देखो भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी पानी की 1 हम लेके चल रहे होते हैं, कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, अगर मैं 298 केल्विन पे बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले से मास अपॉन वॉल्यूम से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल उसने वही करा, मास ऑफ वाटर यहाँ पे निकाला। ठीक है, उससे सॉल्व करके उसने नंबर ऑफ मोल्स निकाले CO2 के। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 42, कितना होता है, सॉरी 44, कितना होता है 44 होता है। 44 को ये जो आपके पास इसके मोल फ्रैक्शन आई उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास आ जाएगा गिवन मास कि CO2 का कितना गिवन मास है। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, अच्छे से ट्राई करना यार आप सब। चलो भाई, एक बार मैं इसको रफ कर दूं भाई। चलो, एक और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही है। देखो यहां पर ना आप एक नया फॉर्मूला याद रखना, ये मैं यहीं लिख देता हूं यार, ये वाला MKH इंटू P1। अब यहां पे क्या होगा, देखो बोल रहा है कि गैसेस सेम है आपकी, हाँ, तो आपको ना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इतना मास है, उसका प्रेशर इतना है। अगर मैं मास इतना कर दूं तो बताओ प्रेशर कितना होगा। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो, दोनों का KH बराबर होगा भाई, क्योंकि गैस सेम है। तो मैं क्या करूँगा, KH की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, M1 अपॉन में P1 के। तो M1 अपॉन में P1, M2 अपॉन में P2। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, M1 अपॉन में P1 और ये हो जाएगा M2 अपॉन में P2। अब आपको देखो M1 दिया हुआ है, M2 निकालना है, P1 दिया हुआ है और नहीं M2 भी दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये P2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, M2 इंटू P1 अपॉन में M1 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आ जाएगा आपका P2। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे कुछ आपके हेनरी लॉ के ऊपर। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा आइडियल लॉ, रोल्स लॉ, वो पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम उसमें। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की क्लास पूरी समझ आई हो अच्छे से। इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ना यार, और KH के बारे में अच्छी नॉलेज रखना। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियोस में। गुड बाय।